दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे दो तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। रिलायंस पावर जो पिछले दिनों काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है लेकिन अब प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी हो रही है। आपको ये भी पता होगा कि ₹1 का स्टॉक था, कोरोना काल में जो स्टॉक दौड़ते हुए 25 तक पहुँचा और आने वाले समय ये और ऊपर तक जा सकता है क्योंकि यह स्टॉक ऑलरेडी देखे तो 2008 में 300 के आसपास हुआ करता था। तो क्या ये आने वाले समय में 3 डिजिट में फिर से जाएगा? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो सबसे बड़ी बात है, क्या रिलायंस पावर में इस समय खरीदारी हमें करनी चाहिए? क्योंकि सबसे बड़ा है इसके लिए जो माइनस पॉइंट है वो है अनिल अंबानी। कोई भरोसा नहीं करता इस ग्रुप के ऊपर और इसी वजह से लोगों को लगता है कि रिलायंस पावर में पैसे डूब जाएंगे। लेकिन अगर आप इस फील्ड को देखें, इसके सेक्टर को देखें तो यहाँ पे ऐसी संभावना नहीं है क्योंकि सरकार की तरफ से जो एक के बाद एक अनाउंसमेंट हो रहे हैं उसका सीधा फायदा रिलायंस पावर को हो सकता है क्योंकि ये बहुत पुरानी कंपनी है जो फॉजिल फ्यूल्स और नॉन फॉजिल फ्यूल्स दोनों में ही काम करती है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस गिरावट का फ़ायदा उठा के हमें रिलायंस पावर में निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाज़ार की बात करें तो आज बाज़ार में हमने 67,596 के स्तर पे क्लोजिंग देखी जहाँ पे 241 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.36% गिरा बाजार। ये गिरावट के बाद अब देखें तो इंटरनेशनल मार्केट से भी सिग्नल वीक निकल के आ रहे, वहाँ पर भी गिरावट का माहौल बना हुआ है। बड़ी गिरावट तो नहीं है लेकिन गिरावट जरूर है। डाउ जोन्स की बात करें तो 34,593 के स्तर पे 0.071% की गिरावट है। S&P 500 की बात करें तो 4,444 के स्तर पे 0.13% की गिरावट है। नेस्डेक कॉम्पोजिट की बात करें तो 13,697 के स्तर पे 0.082% की गिरावट है। रजल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1846 के स्तर पे 0.024% की गिरावट है। तो गिरावट तो है बिल्कुल लेकिन इतनी बड़ी नहीं है और ये रिकवरी हो भी सकती है। वैसे कल का दिन भी हमारे सामने है क्योंकि बाजार क्लोज होगा तो उसके बाद में जो सिग्नल आएगा उसका असर देखने को मिलेगा। वैसे बाजार के लिए एक बुरी खबर है कि आज FI ने फिर से बाजार में बिकवाली कर दिया है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे थे कि उन्होंने खरीदारी की थी, लग रहा था कि अब FI बाजार में लौट आएंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप देखो कि 14 और 15 सितंबर को उन्होंने खरीदारी की थी। 14 सितंबर को 294 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, 15 सितंबर को 164 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन आज उन्होंने देख लो कि टोटल 7,520 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया लेकिन सामने 8,756 करोड़ की बिकवाली कर दी। इस तरह से उनका जो बिकवाली का आंकड़ा निकल के आया वो 1,236 करोड़ निगेटिव है और इस महीने में उन्होंने करीब 10,816 करोड़ का माल बेच दिया। तो फिलहाल FI बाजार में अभी भी बिकवाल बने हुए, लेकिन बाजार को थोड़ा सा संभाला DI ने। आज 8,097 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 7,544 करोड़ की बिकवाली की है। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 552 करोड़ के आसपास है, लेकिन उनके सामने FI की बिकवाली ज़्यादा और इस वजह से बाजार में गिरावट देखने को मिली। रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 19.15 पर हुई, शुरुआत फ्लैट हुई यानी फ्राइडे के क्लोजिंग के आसपास ही जो 19.15 के आसपास थी। इंट्राडे में 19.45 का हाई भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा कुछ खरीदारी के दम पे, लेकिन जैसे बाजार में दबाव बनना शुरू हुआ ये भी गिरावट के चपेट में आ गया और इसने 18.85 का लो बनाया यानी 19 के स्तर को तोड़ा। लेकिन अच्छी बात यह रही कि क्लोजिंग फिर से 19 के ऊपर रही, 19.05 पर, जहाँ पे हमें 0.52% की मामूली सी गिरावट देखने को मिली। दूसरे भी एनर्जी के शेयरों में आज गिरावट रही है। अब रिलायंस पावर की जो खास बात है कि यह कंपनी दोनों ही सेगमेंट में काम करती है, यानी फॉजिल फ्यूल्स और नॉन फॉजिल फ्यूल्स। आप देख सकते हो कि कंपनी के कोल बेस गैस और हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है। इसके अलावा कंपनी विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में भी काम कर रही है और इसी वजह से इसको डबल फायदा हो सकता है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, राजस्थान ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में मैदान मान लिया है। पिछले साल में सबसे शानदार यहाँ पे कैपेसिटी को ऐड किया है राजस्थान ने। राजस्थान बिल्कुल नंबर 1 बना है। आप देखो कि राजस्थान की इंस्टॉल कैपेसिटी 2022 में थी 19,512 मेगावाट की, जो अगस्त 2023 में बढ़ के 23,429 मेगावाट तक पहुंच गई, यानी उन्होंने 3,917 मेगावाट की कैपेसिटी को पाया है इस एक साल के अंदर। गुजरात नंबर 2 पे रहा जिसकी कैपेसिटी अगस्त 2022 में 17,910 मेगावाट के आसपास थी, जो अगस्त 2023 में बढ़ के 21,661 मेगावाट के आसपास है। तो इन्होंने टोटल जो अपनी कैपेसिटी को पाया है पिछले एक साल में वो है 3,751 मेगावाट की। 3 नंबर पे महाराष्ट्र रहा है जिसके टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी थी अगस्त 2022 में 10,961 मेगावाट की, जो अगस्त 2023 में बढ़ के 13,143 मेगावाट तक पहुंच गई है और उन्होंने 2,182 मेगावाट की एक्स्ट्रा कैपेसिटी पाई है एक साल के अंदर।
तमिलनाडु नंबर 4 पे रहा, जिसने 16,941 मेगावाट की कैपेसिटी पाई थी 2022 में। अगस्त 2023 में ये बढ़ के 18,546 मेगावाट तक पहुंच गई है और उन्होंने 1,605 मेगावाट की टोटल कैपेसिटी पाई है पिछले एक साल में। कर्नाटका नंबर 5 पे, जिसने 16,212 मेगावाट की कैपेसिटी 2022 तक पाई थी अगस्त में, और 2023 में ये बढ़ के 17,816 मेगावाट तक पहुंच गई है और उन्होंने करीब 1,604 मेगावाट की नई कैपेसिटी ऐड की है पिछले एक साल में। मध्य प्रदेश देख लो नंबर 6 पे है, जिन्होंने 5,506 मेगावाट की कैपेसिटी पा ली थी अगस्त 2022 तक, और अगस्त 2023 की बात को ये बढ़ के 6,169 मेगावाट तक पहुंच गए। उन्होंने 663 मेगावाट नई कैपेसिटी पाई है। तो बिल्कुल देख सकते हो कि काफ़ी तेज़ी से इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ रही है ग्रीन एनर्जी की, और राजस्थान इसमें नंबर 1 पे है, गुजरात नंबर 2 पे है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, हमारे पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह की तरफ से बयान निकल कर आया है कि ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से जो आप देखें तो आने वाले समय में जो एनर्जी कॉस्ट है उसमें कमी आ जाएगी पर यूनिट 6 रुपये की। तो ग्रीन हाइड्रोजन जिसके निर्माण में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का बड़ा योगदान होगा, क्योंकि जब विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को पानी के माध्यम से गुजारा जाएगा तभी हमें ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल मिलेगा, और इसकी जो कॉस्ट होगी वो काफ़ी कम है। ये सबसे सस्ता होगा और इसी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये आर.के. सिंह की तरफ से जो लेटेस्ट बयान निकल कर आया है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से जो आप देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण होगा वो काफ़ी सस्ता होगा और लोग इस फ्यूल का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो फ्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा चीप रहेगा गैस और बैटरी एनर्जी स्टोरेज के मुकाबले। तो ये सबसे शानदार, और आप देख सकते हो कि आने वाले समय ग्रीन हाइड्रोजन ही एक फ्यूल होगा जो क्लीन फ्यूल होगा और जिसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो आप समझ सकते हो कि इसके लिए आने वाले समय में विंड एनर्जी सोलर एनर्जी में और भी बहुत सारा रिवोल्यूशन आने वाला है। इसमें बहुत सारा निवेश होगा, बहुत सारी गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलेगी, और इस सेक्टर में जब रिलायंस पावर सक्रिय है तो रिलायंस पावर को भी इसका सीधा फायदा होगा। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि कंपनी के थर्मल पावर प्लांट भी है, तो कोल बेस्ड पावर प्लांट, थर्मल प्लांट है, और इसके अलावा भी दूसरे जो सोर्सेज है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो रिकॉर्ड पावर डिमांड बढ़ी है और इसको पूरा किया थर्मल पावर प्लांट ने। तो ये अगस्त महीने में देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त पीक हॉर में देखें तो डिमांड जो है वो 240 गीगावाट को पहुँच गई है 1 सितंबर को, और इससे पहले मैक्सिमम डिमांड 234 गीगावाट के आसपास थी 17 अगस्त को। तो देख सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ रही है और उसको पूरा थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से किया जा रहा है। 70% योगदान थर्मल पावर प्लांट का है। तो ऐसे में ये जो आंकड़े इशारा करें कि जो Q2 का रिजल्ट होगा वो बेहतर हो सकता है, क्योंकि जिस इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ी है उसको पूरा करने में बड़ा योगदान पावर सेक्टर की कंपनियों का जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट पे काम करने वाली है। तो ऐसे में रिलायंस पावर का रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। तो ये आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। तो कुल मिला के रिलायंस पावर के लिए एक अच्छा पीरियड शुरू होने की संभावना बन रही है। अब यहाँ पे अगर हम इसके फंडामेंटल देखें तो काफ़ी अच्छे है। मार्केट कैप 7,164 करोड़ के आसपास है। अब यहाँ पे इसका पीबी रेशियो देखें तो 0.62 का है। इंडस्ट्रीज पी 17.46 के आसपास है। डेट टू इक्विटी इसका 1.83 का है और इसका आरओई 3.39% के आसपास है। इसकी बुक वैल्यू 30.83 की है। तो ये तो आप देख ही सकते हो कि अपनी बुक वैल्यू से आधी कीमत के आसपास आपको मिल रहा है। इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये 30 रुपीज़ के आसपास का शेयर इस समय 20 रुपये से भी नीचे आपको मिल रहा है। फेस वैल्यू इसकी 10 है। तो ये फंडामेंटल का इशारा है कि आपको एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश कर लेना चाहिए। इसके रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग निकल के है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। ईपीएस स्ट्रेंथ इसकी वीक जरूर है, क्योंकि 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है, लेकिन बायर डिमांड के मामले में देखें तो 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। प्राइस स्ट्रेंथ भी इसकी काफ़ी अच्छी है। 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। ग्रुप रैंक के मामले में थोड़ा सा कम है। 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल इसकी रेटिंग अच्छी है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। यह स्टॉक आने वाले समय अपनी पुरानी हाई जो है देखें तो जो 400 के आसपास थी उसको तोड़ के नई हाई बना सकता है। तो कम से कम 5 से 10 साल का नजरिया लेके आपको निवेश कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।